नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं सन त्ज़ू के बारे में। एक ऐसा नाम जो मतलब स्ट्रैटेजी, जंग, यहाँ तक कि बिजनेस की दुनिया में भी गूंजता है। द आर्ट ऑफ वॉर उनकी लिखी मानी जाने वाली किताब हजारों साल बाद भी बेस्ट सेलर है। पर सन त्ज़ू थे कौन? क्या वो सच में थे? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सन त्ज़ू एक तरह से इतिहास की एक पहेली है। हमारे पास उनके बारे में ऐसी ठोस जानकारी, मतलब जो उनके इस समय की हो, वो बहुत कम है। लेकिन उनकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर, उसका असर इतना गहरा है कि वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। आज कॉर्पोरेशन, स्पोर्ट्स टीम्स, शायद हम और आप भी अनजाने में उनके आइडियाज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इस पहेली को सुलझाने की। हम देखेंगे कि सन त्ज़ू के होने या ना होने पर क्या दलीलें हैं, वो किस दौर में रहे होंगे, उनकी जिंदगी से जुड़ी क्या कहानियां हैं, उनकी फिलॉसफी क्या थी और उनकी ये विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत उसी बुनियादी सवाल से, क्या सन त्ज़ू नाम का कोई इंसान वाकई था? क्योंकि जैसे आपने कहा, सीधे सबूत तो मिलते नहीं हैं। सही बात है। उनके बारे में जो सबसे अहम जानकारी मिलती है वो आती है सिमा छियान की मशहूर किताब शीजी, यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन से। लेकिन दिक्कत यह है कि शीजी लिखी गई थी लगभग 100 BCE में, यानी सन त्ज़ू के माने जाने वाले वक्त से कोई 400 साल बाद। 400 साल? हाँ, इतना लंबा गैप प्रामाणिकता पर सवाल तो उठाता ही है। हाँ, 400 साल काफी लंबा अरसा है। खैर, शिगजी के मुताबिक सन त्ज़ू का असली नाम सन वू था। उनका जन्म छी राज्य में हुआ। स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के दौरान, ये वो समय था 771 से 476 BCE के बीच, जब चीन में ज़ाओ डायनेस्टी कमजोर पड़ रही थी और छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। उनकी मिलिट्री सर्विस वू राज्य के राजा हेलू के लिए बताई जाती है, जिनका शासनकाल 514 से 496 BCE था। तो अंदाजा लगाया जाता है कि सन त्ज़ू 544 से 496 BCE के बीच रहे होंगे। पर ये सब, जैसा आपने कहा, सिमा छियान के काफी बाद के अकाउंट पर बेस्ड है। बिल्कुल। और इसी वजह से स्कॉलर्स में आप कह सकते हैं 3 अलग-अलग खेमे बन गए हैं। पहला है ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा ग्रुप है स्केप्टिक्स का। विक्टर मेयर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि भाई समकालीन सबूत कहाँ हैं? उस दौर का कोई रिकॉर्ड सन त्ज़ू का नाम क्यों नहीं लेता? अच्छा। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि दी आर्ट ऑफ वॉर में ऐसी बातें हैं जो बाद के वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दूसरे ग्रंथों में भी मिलती हैं। तो हो सकता है सन त्ज़ू सिर्फ एक उपाधि हो, एक मास्टर सन, या फिर ये कई लोगों का काम हो जिसे बाद में एक नाम दे दिया गया। ये भी मुमकिन है। और तीसरा नजरिया है मॉडरेट सिंथेसिस, जो आजकल ज्यादातर माना जाता है। इसके हिसाब से हाँ, शायद सन वू नाम का कोई वास्तविक मिलिट्री विचारक था स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड में, लेकिन जो किताब आज हम पढ़ते हैं वो उसके मूल काम का एक विकसित रूप है। शायद उसके शिष्यों ने या बाद के स्ट्रैटेजिस्ट ने उसमें चीजें जोड़ी होंगी, बदलाव किए होंगे सदियों तक। हाँ, ये बीच का रास्ता ज्यादा लॉजिकल लगता है। और इसमें 1972 की डिस्कवरी का भी रोल है ना? यिन श्वेशान में बांस की पट्टियों पर दी आर्ट ऑफ वॉर के टुकड़े मिले थे। हाँ, वो एक बहुत बड़ी खोज थी। ये बांस की पट्टियां 134 से 118 BCE की हैं, यानी हान डायनेस्टी के शुरुआती दौर की। ये दी आर्ट ऑफ वॉर का सबसे पुराना फिजिकल सबूत है जो हमारे पास है। अच्छा। इससे ये तो साफ हो गया कि ये किताब सीमा छियान से भी पहले मौजूद थी और वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में या उससे पहले लिखी गई थी। लेकिन इससे ये साबित नहीं हुआ कि इसका असली लेखक सन वू ही था, तो वो लेखक वाली पहेली बनी रही। तो सन त्ज़ू की कहानी उनके दौर से जुड़ी है। आपने स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड का जिक्र किया। कैसा था वो माहौल? जरा उस पर रोशनी डालें। वो चीन के इतिहास का एक बहुत ही, कह सकते हैं, उथल-पुथल वाला दौर था। 770 से 476 BCE। सेंट्रल ज़ो अथॉरिटी खत्म हो रही थी। देश दर्जनों छोटे बड़े राज्यों में बढ़ गया था, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे पावर के लिए, जमीन के लिए। इसे स्प्रिंग एंड ऑटम नाम दिया गया है कन्फ्यूशियस की एक क्रॉनिकल के नाम पर, लेकिन असल में इसमें ऑटम ज्यादा था, स्प्रिंग कम। लड़ाइयां ही लगाइयां। हाँ, सुना है इस दौर में जंग का तरीका भी बदल रहा था। पहले जो लड़ाइयाँ थोड़ी रीति रिवाज वाली आमने सामने की होती थीं, हाँ। अब वो ज्यादा प्रोफेशनल, लंबी और स्ट्रेटेजिक हो गई थीं। हाँ। बड़ी बड़ी सेनाएं बन रही थीं, नए हथियार जैसे क्रॉसबोज, बेहतर तलवारें आ रहे थे मेटल टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। और इसी दौर में आप जैसे घूमने वाले स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसोफर्स भी उभरे जो राजाओं को सलाह देते थे। बिल्कुल।
और वो राज्य जहां सन त्सू ने काम किया बताया जाता है वो यांगसी नदी के डेल्टा में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था। राजा हेलू के टाइम में वो एक छोटे मतलब सीमांत राज्य से एक बड़ी मिलिट्री पावर बन गया जिसने छू जैसे पुराने और स्थापित राज्य को भी चुनौती दी। सन त्सू की कहानी इस बैकड्रॉप में बिल्कुल फिट बैठती है। एक प्रतिभाशाली स्ट्रैटेजिस्ट जो एक महत्वाकांक्षी राजा की मदद कर रहा है। और ये वही दौर है जब चीन के मशहूर 100 स्कूल्स ऑफ थॉट फले फूले। कन्फ्यूशियसवाद, दाओवाद, लीगलिज्म वगैरह सन त्सू की सोच को बिंगफा यानी मिलिट्री स्ट्रेटजी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन उनकी किताब सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स का मैनुअल नहीं है। उसमें एक गहरा दर्शन भी है, जैसे बिना लड़े जीतना, इंटेलिजेंस पर फोकस, लड़ाई के मनोवैज्ञानिक पहलू। ये सब उस दौर के लिए काफी एडवांस्ड सोच थी। बिल्कुल सही। सिमा च्यान सन त्सू की जो कहानी बताते हैं उसके हिसाब से सन वू ची राज्य के एक मिलिट्री परिवार से थे। युद्ध कला सीखी और फिर दक्षिण में वू राज्य चले गए। वहां उन्होंने राजा हेलू को अपनी 13 चैप्टर्स वाली किताब पेश की, लगभग 512 बीसीई में। और फिर वो मशहूर किस्सा आता है जिसका जिक्र जरूर करना चाहिए। हाँ, वो दासियों वाला। हाँ वही। राजा हेलू ने सन त्सू की काबिलियत पर शक किया और उन्हें चैलेंज दिया कि वो महल की 180 दासियों को ट्रेन करके दिखाएं। सन त्सू ने चैलेंज लिया, उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा और राजा की 2 सबसे प्रिय दासियों को उनका कमांडर बना दिया। लेकिन जब सन त्सू ने उन्हें ड्रिल के इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो हंसने लगी और अनुशासन नहीं दिखाया। सन त्सू ने दोबारा समझाया पर नतीजा वही रहा। हाँ, इस पर सन त्सू ने कहा कि अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर ना हो तो जनरल की गलती, पर अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं और सिपाही फॉलो ना करें तो कमांडर्स की गलती। और उन्होंने राजा हेलू के मना करने के बावजूद दोनों कमांडरों का सरकलम करने का हुक्म दे दिया। राजा हेलू प्रभावित भी हुए और शायद थोड़ा डर भी गए। उन्होंने सन त्सू को अपना जनरल नियुक्त कर दिया। अब ये कहानी कितनी सच है कहना मुश्किल है, पर ये द आर्ट ऑफ वॉर के कुछ मुख्य आइडियाज को बिल्कुल सही तरह से दिखाती है। जैसे कि किन आइडियाज को? जैसे कि कठोर अनुशासन की जरूरत, साफ कम्युनिकेशन का महत्व और सबसे जरूरी कि कमांडर के पास फैसला लेने की पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए बिना किसी राजनीतिक दखलंदाजी के। यहां तक कि राजा की पसंद भी मिलिट्री जरूरत के आगे नहीं आनी चाहिए। ये पॉइंट तो आज की लीडरशिप में भी बहुत जरूरी लगता है। खैर, इन कहानियों के अलावा सिमा च्यान कहते हैं कि संतों ने वो राज्य की मिलिट्री कैंपेन्स प्लान की, खासकर उनके पड़ोसी छू राज्य के खिलाफ 512 से 506 बीसीई के बीच। वू ने छू की राजधानी यिंग पर कब्जा भी कर लिया, जो एक बहुत बड़ी जीत थी उस समय। हाँ, और इन जीतों में जो रणनीतियां इस्तेमाल हुई बताई जाती हैं वो दी आर्ट ऑफ वॉर के सिद्धांतों से काफ़ी मिलती हैं। जैसे यांगजी नदी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके तेज़ी से सेना को मूव करना, मतलब नेवल पावर का यूज़। अच्छा। दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तगड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना, धोखा और पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करना और दुश्मन के अंदर की फूट का फ़ायदा उठाना। ये सब सन त्सू की स्ट्रेटेजिक सोच से मैच करता है। और फिर कहा जाता है कि इन सफलताओं के बाद सन त्सू रिटायर हो गए। बाद में जब वू राज्य का पतन हुआ 473 बीसीई में, वो सीन में नहीं थे। शायद ये भी एक तरह से उनकी अहमियत को हाईलाइट करता है। हो सकता है। अब आते हैं उनकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर पर। इसकी बनावट बड़ी व्यवस्थित है। 13 चैप्टर्स हैं। हर एक जंग के अलग पहलू पर फोकस करता है। सिर्फ नाम सुनिए: योजना बनाना, युद्ध छेड़ना, रणनीति से हमला, रक्षात्मक स्थिति, ऊर्जा का प्रयोग, कमजोर और मजबूत पक्ष, पैंतरेबाजी, रणनीति में बदलाव, सेना का मार्च, भूभाग, 9 स्थितियां, आग से हमला, जासूसों का इस्तेमाल। अरे वाह, ये तो पूरा सिलेबस लग रहा है युद्ध कला का। प्लानिंग से शुरू करके इंटेलिजेंस पे खत्म। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड दिमाग दिखाता है जो जंग के ज्ञान को एक फ्रेमवर्क में डालना चाह रहा था। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, मतलब मूल विचार क्या है? कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं इसमें। सबसे मशहूर, सबसे बड़ा कौशल बिना लड़े दुश्मन को काबू में करना है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। यानी असली जीत वो है जिसमें लड़ना ही ना पड़े। ये उस वक्त की सोच से बिल्कुल अलग था, जहां मैदान में बहादुरी दिखाना ही सब कुछ माना जाता था। इसमें रणनीति को, मतलब दिमागी ताकत को, शारीरिक बल से ऊपर रखा गया है। दूसरा बड़ा आइडिया है युद्ध की विरोधाभासी प्रकृति। वो कहते हैं, जब काबिल हो तो नाकाबिल होने का दिखावा करो, जब सक्रिय हो तो निष्क्रिय होने का। अच्छा। सारा खेल धोखे, भ्रम और धारणा का है। दुश्मन को वही दिखाओ जो आप चाहते हो
कि वो देखे, ना कि जो असलियत है। तीसरा, और ये उस समय के लिए बहुत ही अनोखा है, इंटेलिजेंस पर जबरदस्त जोर। पूरा चैप्टर 13 जासूसी पर है। वो कहते हैं कि एक अच्छा जासूस नेटवर्क बनाए रखने का खर्चा जंग के कुल खर्चे से बहुत कम है, लेकिन इससे मिलने वाली जानकारी अनमोल है। फैसला लेने के लिए सही वक्त पर सही जानकारी होना सबसे जरूरी है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं। संत सू तो ये हजारों साल पहले कह गए थे। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है अनुकूलनशीलता या रूपहीनता। संत सू कहते हैं सैन्य रणनीति पानी की तरह है। पानी की तरह कैसे? पानी का कोई स्थायी आकार नहीं होता, वो जैसा बर्तन वैसा रूप ले लेता है, हमेशा नीचे की तरफ बहता है, रुकावटों से बचकर निकल जाता है। वैसे ही रणनीति फिक्स नहीं होनी चाहिए, हालात के हिसाब से बदलो। जिधर दुश्मन मजबूत है वहां से बचो, जिधर कमजोर है वहां हमला करो। और पांचवा, मिलिट्री एक्शन को राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ना। जंग अपने आप में मकसद नहीं है, बल्कि राज्य चलाने का एक जरिया, एक टूल है। और इसीलिए लंबी जंग से कभी किसी देश का फायदा नहीं हुआ है। जंग जल्दी और निर्णायक रूप से जीतनी चाहिए, कम से कम नुकसान के साथ। इन आइडियाज में दूसरे चीनी दर्शनों की भी झलक मिलती है ना, जैसे दाओवाद का असर लगता है, वो रूपहीनता, अनुकूलन, पानी का उदाहरण। शायद वो वे अकर्मण्यता द्वारा कर्म का कॉन्सेप्ट भी। हाँ, दाओवादी प्रभाव काफी मजबूत लगता है। वो वही, यानी बिना सीधा जोर लगाए काम करना, दुश्मन की ऊर्जा को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये सब दाओवादी विचारों से मिलते हैं। साथ ही लीगलिज्म का भी प्रभाव दिखता है। अनुशासन पर जोर, नियम, इनाम और सजा। उदासियों वाला किस्सा लीगलिस्ट सोच को दिखाता है। और कुछ लोग इसमें एक तरह का प्रोटो मैकियावेलियन यथार्थवाद भी देखते हैं। पावर पॉलिटिक्स, धोखे का इस्तेमाल, नैतिकता से ज्यादा प्रभावशीलता पर फोकस। तो ये किताब चीन में कितनी महत्वपूर्ण मानी गई थी उस समय? प्राचीन चीन में ये 7 सैन्य क्लासिक्स का हिस्सा थी, जो हर मिलिट्री ऑफिसर को पढ़नी पड़ती थी। सोचिए, फिर सोंग डायनेस्टी 960-1269 सीई में तो इसे सरकारी मिलिट्री परीक्षाओं का ऑफिशियल हिस्सा बना दिया गया। इससे इसका स्टेटस और इसकी पढ़ाई दोनों पक्के हो गए। और चीन से बाहर पूर्वी एशिया में इसका काफी असर रहा होगा। जबरदस्त असर। जापान में ये लगभग 8वीं शताब्दी में पहुंच गई। वहां के समुराई योद्धा और उनके लॉर्ड्स, दाइम्यो, इसे बहुत गंभीरता से लेते थे। उनकी रणनीति, उनकी योजना पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध तक उनकी मिलिट्री सोच में दिखता है। अच्छा। कोरिया और वियतनाम में भी इसके सिद्धांत, जैसे रणनीतिक धैर्य, अपनी इलाके का फायदा उठाना, बड़ी ताकतों से सीधी टक्कर से बचना, उनके संघर्षों में बहुत काम आए। और पश्चिम में इसका स्वागत कैसा रहा? शायद देर से पहुंची होगी ये किताब वहां। हाँ, काफी देर से। पहली फ्रेंच ट्रांसलेशन 1772 में आई, पर इसको व्यापक ध्यान 20वीं सदी में ही मिला, खासकर शीत युद्ध के दौरान, जब मिलिट्री विचारक इसमें अप्रत्यक्ष रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, गुरिल्ला रणनीति के लिए नई बातें देखने लगे। वियतनाम युद्ध में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई। और फिर 1980 के दशक के बाद तो बिजनेस वर्ल्ड में इसकी एकदम से धूम मच गई। MBA प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में सन त्सू को कोट करना फैशन बन गया। बिल्कुल। बाजार में कंपटीशन को जंग की तरह देखा जाने लगा। कॉन्सेप्ट्स जैसे अपने दुश्मन और खुद को जानो, मार्केट इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, धोखा मार्केटिंग में, अनुकूलनशीलता, ये सब बिजनेस में अप्लाई होने लगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये तुलना थोड़ी सतही है, पर इसने स्ट्रेटेजिक सोच को एक नया आयाम तो दिया ही, और पॉप कल्चर में तो ये परम रणनीतिकार का प्रतीक बनी गया है। आपने पहले टेक्स्ट के वर्जन्स की बात की थी, वो काओ काओ एडिशन और जिनचुएशान स्लिप्स वाला पॉइंट थोड़ा और साफ करेंगे? हाँ, जो वर्जन हम आज आमतौर पर पढ़ते हैं वो ज्यादातर काओ काओ, 3 किंगडम्स पीरियड के मशहूर जनरल 1555 to 200 CE द्वारा संकलित किया गया वर्जन है। काओ काओ ने मूल टेक्स्ट पर अपनी कमेंट्री भी लिखी, जो बहुत मूल्यवान मानी जाती है। ये वर्जन चीन में स्टैंडर्ड बन गया, लेकिन 1972 में यिनशुए शान से जो बांस की पट्टियां मिली, वो काओ काओ से भी 300 साल पुरानी थी, 134-118 BCE। और उनमें क्या अलग था पिछले वर्जन से? उनमें कुछ ऐसे हिस्से थे जो काओ काओ वर्जन में नहीं हैं, और काओ काओ वर्जन के कुछ हिस्से उनमें नहीं थे। इससे पता चला कि टेक्स्ट समय के साथ बदला है, उसमें चीजें जुड़ती घटती रही हैं। भाषाई विश्लेषण भी इस टेक्स्ट को 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का बताता है। लेकिन वही सवाल, क्या ये एक आदमी का काम था या सामूहिक ज्ञान? ये बहस अभी भी जारी है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। संत त्सू
धोखे, जासूसी, मनोवैज्ञानिक हेर-फेर पर इतना जोर देते हैं। क्या ये नैतिक है? क्या उनकी फिलॉसफी अनैतिक है, सिर्फ जीतने पर केंद्रित? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर काफी बहस होती है। आलोचक कहते हैं कि हाँ, ये काफी हद तक अनैतिक है। ये शक्ति हासिल करने और इस्तेमाल करने की तकनीकें बताता है, बिना ये बताए कि मकसद नेक है या बुरा। न्यायपूर्ण युद्ध जैसी कोई बात इसमें नहीं मिलती। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कोई सकारात्मक पक्ष? हाँ, बचाव करने वाले इसमें कुछ सकारात्मक नैतिक तत्व देखते हैं। पहला, सन त्सू हमेशा कम से कम नुकसान पर जोर देते हैं। बिना लड़े जीतना उनका परम लक्ष्य है। ये विनाश से बचने की कोशिश है। दूसरा, वो लगातार लंबी जंग के नुकसान, आर्थिक, सामाजिक गिनाते हैं। इससे पता चलता है कि वो जंग के व्यापक मानवीय प्रभावों से अनजान नहीं थे। और तीसरा, वो कमांडरों पर बहुत भारी जिम्मेदारी डालते हैं कि वो अपनी कला को ठीक से समझें और इस्तेमाल करें। नालायक नेतृत्व की वो सख्त निंदा करते हैं। तो शायद ये कहना सही होगा कि वो स्पष्ट नैतिक मार्गदर्शन नहीं देते, लेकिन उनका नजरिया जंग को ज्यादा तर्कसंगत, कम विनाशकारी बनाने की कोशिश करता है। शायद एक तरह की परिणामवादी नैतिकता जो नतीजे पर फोकस करती है। कुछ हद तक हाँ, वो वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि संघर्ष होगा, लेकिन उसे संभालने का सबसे कुशल और कम दर्दनाक तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तरह का यथार्थवाद है जो हिंसा का महिमा मंडन नहीं करता, बल्कि उसे एक जरूरी बुराई की तरह देखता है जिसे नियंत्रण में रखना चाहिए। और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है, मिलिट्री और बिजनेस के अलावा? मिलिट्री में तो आज भी सूचना युद्ध, साइबर युद्ध, असम्मित संघर्षों में सन त्सू के सिद्धांत स्टडी किए जाते हैं। राजनीतिक लक्ष्यों के साथ मिलिट्री रणनीति को अलाइन करना आज भी उतना ही जरूरी है। बिजनेस में, जैसा हमने बात की, प्रतिस्पर्धी रणनीति, बाजार विश्लेषण, अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमाएं भी समझनी चाहिए। जंग और बिजनेस बराबर नहीं है। बिजनेस में नियम, कानून, नैतिकता होती है, दांव अलग होते हैं। मार्केट शेयर खोना मौत नहीं है। सही बात है। और बिजनेस में अक्सर सहयोग और साझेदारी भी जरूरी होती है, जबकि सन त्सू का फोकस ज्यादातर शून्य राशि खेल पर है। एक की जीत, दूसरे की हार। तो सीधा कॉपी पेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। तो अगर हम इस सब को समेटें, सन त्सू की विरासत का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होगा? उनकी सोच की ताकत क्या है और कमियां क्या हैं? ताकत तो है उनका व्यवस्थित दृष्टिकोण, जंग को सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखना। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि कमाल की है। इंटेलिजेंस और लचीलेपन जैसे कालातीत सिद्धांत, और उनकी अलग अलग स्तरों, रणनीति, दांवपेच, लॉजिस्टिक्स, राजनीति को एकीकृत करने की क्षमता। कमियों में शायद ऐतिहासिक संदर्भ पर थोड़ी ज्यादा निर्भरता है। उनकी सूत्र शैली कभी कभी अस्पष्ट हो सकती है, अलग अलग व्याख्या की गुंजाइश रहती है। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर उतना फोकस नहीं है जितना आज जरूरी है, और कुछ कॉन्सेप्ट शायद चीनी संस्कृति से ज्यादा जुड़े हैं। फिर भी ये रहस्य, ये आकर्षण क्यों बना हुआ है? इतने सालों बाद भी लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसे? शायद इसकी वजह है इसकी संक्षिप्तता और गहराई का मेल। ये छोटी किताब है पर सोचने को बहुत कुछ देती है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, रणनीतिक ज्ञान का प्रतीक। और जैसा हमने कहा, इसकी अनुकूलनशीलता। अलग अलग लोग अलग अलग समय में इसे अपने मतलब के लिए व्याख्या कर पाते हैं। तो आखिर में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं कि सन त्सू नाम का व्यक्ति था या नहीं, जितना ये कि द आर्ट ऑफ वॉर जैसी किताब मौजूद है। बिल्कुल, ये किताब खुद में एक बौद्धिक उपलब्धि है, चाहे ये एक आदमी ने लिखी हो या कईयों की सामूहिक बुद्धिमत्ता हो। इसकी अंतर्दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। बल के ऊपर रणनीतिक स्थिति को रखना, इंटेलिजेंस और समझ का महत्व, लचीलापन, सैन्य को राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ना, ये सब आज भी उतने ही सच हैं। शायद उनका सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने समझा कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से, मनोविज्ञान से, धारणा से भी लड़ी जाती है। और आज की सूचना युग में ये बात शायद पहले से भी ज्यादा सच है। सही कहा। वो शख्स एक रहस्य हो सकता है, पर उनकी सोच की विरासत बिल्कुल साफ और प्रभावशाली है। द आर्ट ऑफ वॉर हमें चुनौती देती है, सोचने पर मजबूर करती है, और शायद हमेशा करती रहेगी। और इसी सोच के साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज की दुनिया में जहां सूचना इतनी तेजी से फैलती है और सच झूठ का फर्क करना मुश्किल है, क्या सन त्सू की धोखे पर आधारित रणनीति उतनी ही कारगर है, या उसके नए रूप आ गए हैं जिन्हें समझना ज्यादा जरूरी है? Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।